ओके, तो बात करते हैं गोवा के सिविल कोड के बारे में, गोवन सिविल कोड। ठीक है, अब गोवा का सिविल कोड क्या है? देखो, गोवा को आज़ादी कब मिलती है? 1961 में। किससे आज़ादी मिलती है? पोर्तुगालों से, पोर्तुगीज से, पोर्तुगालों से आज़ादी मिलती है 1961 में। और चूँकि काफ़ी लंबे समय तक गोवा में पोर्तुगालों का शासन होता है, तो वहाँ पे एक पोर्तुगालों का ही रूल चलता है ना, तो उनका एक कानून होता है, उस कानून का नाम होता है पोर्तुगीज सिविल कोड 1867। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा कानून चलता है? पोर्तुगीज सिविल कोड 1867। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है इसमें काफ़ी यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी को एक तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे मुसलमान भी जो है एक ही शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1961 में जब पोर्तुगालों से आज़ाद हुआ देश और गोवा जो है वो भारत का हिस्सा बना, तो भारत सरकार ने इस कोड के साथ छेड़खानी नहीं करी। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन जरूर किया, लेकिन इस कोड के साथ छेड़खानी नहीं करी। कारण कि सबसे पहले तो लोग इसको बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे थे, तो लोग इसके आदी हो चुके थे, तो लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़। दूसरी बात है कि ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेसिव था, तो इसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों बदलाव किया जाए, जो चीज़ ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन देखिए, मैं तुमको बताऊंगा कि इसमें कुछ हिंदुओं को जो है, इसमें हिंदुओं को भी जो है, इसमें हिंदुओं को एक्सेप्शन दिया गया है। क्या एक्सेप्शन दिया गया है? कि अगर हिंदुओं को कोई बच्चा ना हो या कोई मेल चाइल्ड ना हो, तो वो हिंदू जो है दूसरी शादी भी कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है हिंदुओं को। ठीक है, ऐसे इन जनरल एक ही शादी का यहाँ पे प्रावधान है। तो ये गोवन सिविल कोड है, याद रखना। ठीक है, हाँ, और चूंकि पोर्तुगालों का है, तो कुछ ना कुछ जो कैथोलिक हैं, मतलब कि जो क्रिश्चियंस हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस दिए गए होंगे। तो ठीक है, लगभग ये यूनिफॉर्म है। अच्छा, कुछ हमने जजमेंट की बात करी थी, जिसमें मैंने तुमको सरला मुदगल के बारे में ऑलरेडी बता दिया था लेक्चर के टाइम ही। सरला मुदगल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 1995 का केस। ठीक है, उसके बाद हमने शायरा बानो भी पढ़ लिया था। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है सा बानो केस, 1985। सा बानो 62 साल की महिला। सा बानो कौन है? 62 साल की महिला, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके जो पति होते हैं, ठीक है, इसके जो पति होते हैं, इसके पति का नाम क्या होता है? नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी होते हैं याद रखो। इसके पति का नाम होता है अहमद, अहमद होता है, हाँ, अहमद। तो इसके पति जो होते हैं अहमद खान, अहमद खान साहब। तो ये खान साहब अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देते हैं, ट्रिपल तलाक के माध्यम से डिवोर्स दे देते हैं। अच्छी बात है। और इस महिला को डिवोर्स तो दे देते हैं, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी नहीं देते। तो ये महिला पहुंच जाती है भैया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अच्छा, अहमद खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब जो है, ये खुद एक लॉयर होते हैं मध्य प्रदेश में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे पर्सनल लॉ में जो है 3 महीने तक मेंटेनेंस देने का प्रावधान है, उसके बाद मेंटेनेंस देना नहीं है। ठीक है, हमारे पर्सनल लॉ में ये कहा जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, शरीयत में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे अच्छा ऐसा है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी महिला को, अगर आप ऐसे तलाक देते हो और वो महिला के पास जो है वो फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है, तो आपको सारी ज़िंदगी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जब तक वो जीवित है आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये तो पर्सनल लॉ के खिलाफ है, ये तो पर्सनल लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई कौन होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई चंद्रचूड़। जो कि 16th चीफ जस्टिस होते हैं। और आज के जो 50वें चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, वो इन्हीं के बेटे हैं। तो इस सामान्य केस में वाई चंद्रचूड़ साहब होते हैं। ठीक है, तो समझना, तो यहाँ पे बोला गया, वाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि पर्सनल लॉ वर्सनल लॉ हमको नहीं पता भाई, देना पड़ेगा।
तो जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो कोर्ट जो है हमारे धार्मिक चीज़ों में घुसने की कोशिश कर रही है, और कई सारे समुदायों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। सोच रहे हो? तो जब विरोध करना चालू कर दिया तो राजीव गांधी की जो सरकार थी, जो जिनका कहीं ना कहीं जो नेहरू की पॉलिसी को ही लेकर के चल रहे थे कि मुसलमानों के धर्म में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो राजीव गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने एक कानून पास कर दिया। उस कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो 1985 का घटना है, 1986 में एक कानून पास कर दिया और बोला कि सिर्फ 3 महीने तक ही मेंटेनेंस दिया जाएगा औरतों को। सोचो, इस गांडू को ट्रिपल तलाक बैन करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, उल्टा कोर्ट के ही प्रोग्रेसिव जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया कि भैया मुस्लिम को जो है संतुष्ट करके रखना है। इसको कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। ठीक है, मुस्लिम को संतुष्ट करके रखना है। और कई सारे ऐसे लोग ने इसका विरोध भी किया, जिनमें एक बहुत पॉपुलर नाम आता है आरिफ मोहम्मद खान साहब का, जो कि आज के टाइम पे केरला के गवर्नर है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, केरला के गवर्नर है आज के टाइम पे। ये राजीव गांधी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने रिज़ाइन कर दिया, बोला कि ये राजीव गांधी ने गलत किया। और आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि अगर मुसलमानों को गटर में रहना है तो रहने दो, हमें क्या। ठीक है, अगर मुसलमानों को बदलाव नहीं लाना है, उनको गटर में रहने दो, हमें क्या। समझ में आ रहा? तो ये चीज़ें हैं। और तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल विल की बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है, राजीव गांधी के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, 400+ मेजॉरिटी थी। उस मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ओवरटर्न कर दिया। लेकिन बाद में एक केस होता है डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान। इसमें जो है वापस से चीज़ों को रिवर्स किया जाता है और इस कानून को जो है गलत ठहराया जाता है। याद रखना, इसी साहबानो केस में वाई.बी. चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि आर्टिकल 44, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्टिकल 44 जो है इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। आर्टिकल 44 तो एक डेड लेटर बन गया है। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि डेड लेटर वाला कॉमेंट किस में दिया गया था? साहबानो केस में दिया गया था कि आर्टिकल 44 तो डेड लेटर हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब तुम यहाँ पे एक सवाल कर सकते हो कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्लियामेंट में काम करना है तो उत्तराखंड कैसे लेकर के आ गया? ठीक है, तो उत्तराखंड ऐसे लेके आ गया कि भाई ये जो फैमिली मैटर्स है ना, ये शादी वादी वाला जो मैटर है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 5 में आता है। अब चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो आगे बोलने की बात ही नहीं है। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंबेडकर का क्या कहना था? तो अंबेडकर का कहना था कि भैया देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए। अभी समय ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, डीपीएसपी में रख देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। तो अंबेडकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे। ठीक है, नेहरू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने हिंदुओं में काफ़ी काम किया, हिंदुओं के लॉज में। ठीक है, समझ में आया? और यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं कि भारत में, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे देशों में है। यूएस में है, यूएस छोड़ो, मुसलमान देश की बात करते हैं, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। ठीक है, टर्की सोच रहे हो, टर्की में है, इंडोनेशिया में है, इजिप्ट में है। भाई कोई भी मुस्लिम देश उठा लो, लगभग सारे में तुमको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लोग अगर भारत की बात करें, भारत की डाइवर्सिटी, तो तुमको मतलब यहाँ पे समझना होगा तुमको कि देखो इंडिया, ये मैं तुमको सुधांशु त्रिवेदी का एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, कि काफ़ी गजब के बात कहते हैं।
सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि इंडिया कितना महान है। इंडिया इतना महान है कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया के सारे धर्म पाए जाते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पारसी जो कि अपने ज़मीनों से ख़त्म हो गए, अपने मदरलैंड से ख़त्म हो गए, वो भारत में खुशी से फ्लरिश कर रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे जूस, जिसको दुनिया भर में प्रोसिक्यूट किया गया, अत्याचार किया, भारत में उन पर अत्याचार नहीं किया गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इस्लाम जो है, इस्लाम के सारे सेक्ट पाए जाते हैं, शिया सुन्नी हैं तेन सारे ग्रुप पाए जाते हैं। और इस भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मस्जिदों को कभी बॉम्ब नहीं किया गया। नहीं तो मुसलमान देश में तो बॉम्ब किया जाता है। अभी अगर तुम बात करो इथोपिया में, रिसेंट की बता रहा हूँ, इथोपिया में जो है 19 मस्जिदों को एक साथ गिरा दिया गया। इथोपिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो 19 को एक साथ समेट दिया। ठीक है, तो जहाँ पे मॉस्क को कभी बॉम्ब नहीं किया गया। ठीक है, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भारत एक हिंदू बाहुल्य मतलब हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म